नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड वाला में। मैं राजेश कुमार आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस बिहार बोर्ड वाला के स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल पे। यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनसे मेरा एक छोटा सा गुजारिश है कि आप लोग अभी तक अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। मैं आप लोग का प्रथम अध्याय का जो क्लास लिया था उसमें ढेर सारा प्यार आप लोग ने दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी वर्णिका पुस्तक के द्वितीय भाग अध्याय 2 ढहते विश्वास कहानी को लेकर। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना, ढहते विश्वास कहानी को लेकर आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लेखक हैं सात कोड़ी होता जी। इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता जी, है ना। सात कोड़ी होता, इसके लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। तो आइए मैं बारी बारी से आप लोग को पाठ्यक्रम की ओर ले चलता हूं बिना समय को गवाए हुए। तो सबसे पहले इस कहानी को पढ़ने से लेखक परिचय को जान लेते हैं और कहानी का जो शीर्षक है उसको भी एक बार समझने का प्रयास करते हैं। कहानी का नाम है ढहते विश्वास। कहानी का नाम क्या है? ढहते विश्वास। ढहना का अर्थ समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ढहना मीन्स क्या? तो सर ढहना का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, गिरना। क्या होता है? गिरना। बहुत अच्छा। विश्वास को हम क्या कर सकते हैं? विश्वास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भरोसा जताना। भरोसा कह सकते हैं। बहुत अच्छा। मैं मान लिया जाए मैंने किसी पे भरोसा किया, विश्वास किया और उसने भरोसा को तोड़ दिया, अर्थात गिरा दिया या टूट गया, तो क्या फिर दोबारा हम विश्वास करेंगे? करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। हमारी भरोसा ही टूट जाएगी, विश्वास ही गिर जाएगा। उसी को कहते हैं ढहते विश्वास। समझ में आई बातें? अर्थात इस कहानी में कुछ न कुछ तो ऐसा बताया गया है जिससे मानव का इतिहास, ये मानव का विश्वास जो है क्या हो गया होगा? टूट गया होगा, भरोसा टूट गई होगी। और ये कहानी लिखे है कौन? सात कोड़ी होता जी। तो चलिए कहानी को पढ़ने से पहले लेखक से परिचित हो लेते हैं, परिचय कर लेते हैं कि आखिर लेखक है कौन और कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है और ये किस भाषा के लेखक है ना। तो चलिए आते हैं एक एक लाइन करके आप लोग को परिचय करवाते हैं लेखक से। सात कोड़ी होता जी उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। सर उड़िया क्या होता है? तो उड़िया एक प्रकार की भाषा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये भाषा है। ये भाषा बोली कहाँ जाती है? तो उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा को उड़िया कहते हैं। ये भाषा कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उड़िया। उड़िया एक प्रकार का क्या है? तो भाषा है सर। और उसी भाषा के एक प्रमुख कथाकार है। कौन? सात कोड़ी होता जी। कौन प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता जी। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, यानी आगे भी 29 और पीछे भी 29, है ना। चलिए 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था।
इनका जो गांव का नाम था क्या था? मयूरभंज। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सात कोड़ी होता जी का जो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 1 दर्जन पुस्तक कितना को बोलते हैं बाबू? 1 दर्जन का मतलब सर, हम लोग केला खरीदने जाते हैं ना तो दर्जन के हिसाब से देता है, और 1 दर्जन में कितना केला होता है? 12 केला होता है। तो 1 दर्जन में 12, तो उससे भी अधिक यानी 12 से प्लस पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। किनकी? सात कोड़ी होता जी का, है ना। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा राज्य के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव के पद पे रहे तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये देखिए अपने जीवन में उड़ीसा सरकार को कितना सारा योगदान दिया। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय रेल यातायात के अंतर्गत रेल समन्वयक आयुक्त के पद पे रहे थे। साथ ही साथ उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं यातायात विभाग में इन्होंने विशेष सचिव के रूप में काम किया है, और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इतना सारा योगदान एक ही व्यक्ति दे रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। कहता है इनके कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह एक ऐसा लेखक थे जो बड़ी बड़ी बातों को नहीं लिखते थे, यह आस पास में जनजीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको प्रकाशित करने का प्रकाश करते थे, उसको एक बार प्रकट करते थे कहानी के माध्यम से। अर्थात इनका जो कहानी होता था आस पास के ही इलाके की होती थी। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित है। आप जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं सर, कौन सी कहानी? तो ढहते विश्वास। ये जो कहानी है ये किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा संपादित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा सर। और साथ ही साथ यही इस कहानी को अनुदित किए हैं, अर्थात उड़िया भाषा से इन्होंने हिंदी भाषा में जो ट्रांसलेट किए हैं अर्थात अनुवाद किए हैं। ये अनुवाद भी कौन किए हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए हैं। उड़िया के चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ साभार संकलित है। यह कहानी उड़िया चर्चित कहानियों में से एक है, और इसे प्रकाशन कहाँ से किया गया है? तो विभूति प्रकाशन दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है ना। यह एक संस्था का नाम है विभूति प्रकाशन, जो दिल्ली में संचालन होती है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी एक एक मार्क्स के। कैसे पूछा जाता है प्रश्न सर, जरा वो भी बता दीजिए। तो चलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए ढहते विश्वास के लेखक कौन है? बहुत आसान सा सवाल है सर, ये तो जानवे करते हैं, चटनी सा सवाल है।
बता देंगे कि लेखक का नाम क्या है, सातकोड़ी होता जी। प्रश्न संख्या 2, सातकोड़ी होता जी किस भाषा के कथाकार हैं? जिसका आंसर हो जाएगा क्या, उड़िया भाषा के कथाकार हैं। बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, सातकोड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 आंसर हो सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि सातकोड़ी होता जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज में हुआ था। उसके बाद पूछा जा सकता है कि उड़िया, ये मयूरभंज कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे, होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात के अंतर्गत यानी रेलवे विभाग में, भारतीय रेल विभाग में ये कौन से पद पर कार्यरत योगदान दिए हैं? तो रेल समन्वय आयुक्त के पद पे योगदान दिए हैं। वाणिज्य एवं यातायात विभाग में इन्होंने किस पद पे योगदान दिया है? तो विशेष सचिव के रूप में योगदान दिया है। और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के में ये कौन से पद पे योगदान दिए थे? तो अध्यक्ष के पद पे दिए थे, है ना। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ढाते विश्वास कहानी के जो अनुवादक है वो कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपसे 8 से 10 प्रश्न इस पैराग्राफ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब बिना समय को गवाए हुए आप लोग को ले चलता हूँ प्रश्न की ओर, पैराग्राफ की ओर। कहता है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसको देख करके लक्ष्मी को लग रहा है कि इस बार भी बारिश आएगी। तूफान से घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांग कर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। किसने? लक्ष्मी ने। लक्ष्मी का घर जो है तूफान से क्या हो गया था? टूट गया था। जो किसी तरह से उधार मांग करके किसी से बांस खरीदी थी और बांस को खड़ा कर करके ऊपर से पुआल डाल दिया था उसने। उसका लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के यहाँ छीट फूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी को पूरी कर लिया करती है। यानी इसका पति जो है लक्ष्मण है, वो कोलकाता में नौकरी करता है, अर्थात किसी फैक्ट्री में काम करता है और वहां से जो कुछ कमा के भेजता है उससे इसका घर नहीं चल पाता है और कमी रह जाती है। तो ये तहसीलदार साहब के घर में छीट फूट काम करती है, अर्थात बर्तन भांडे का काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, 1 से 2 घंटा काम कर लेती है और उसी से अपनी जरूरत को, कमी को पूरा करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी का ये लगता है कि अब समय को भी लोगों का सुख चैन देख करके सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा ना पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर जमीन में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भून कर सुहा हो गए। कहता है पता नहीं समय को क्या पसंद है, क्या चाहती है समय। समय को भी लगता है लोगों का सुख चैन देख करके सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा नहीं पड़ता।
अरे सूखा पड़ा तो पड़ा, अब तो लगातार 15 दिनों से 20 दिनों से क्या हो रही है, बारिश ही हो रही है। पता नहीं समय को क्या मंजूर है। कहता है इसके पूर्वज जो है 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए हैं और उस पर किराए का हल लेकर के, यानी ट्रैक्टर किराए पर लेकर के उन्होंने उस खेत में हल चलवाया है और धान की रोपनी करवाई है। बीघे भर में धान की खेती करती है लक्ष्मी ने। सबसे पहले तो उसका अंकुर ही जल गया, धान का अंकुर ही जल गया। कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे जो थे धूप से भून करके क्या हो गए, सुहा हो गए। देखिए, पहले आया तूफान, तूफान के जस्ट बाद आया सूखा, और सूखा पड़ने के बाद अब लगातार क्या हो रही है, बारिश, है ना। यानी आदमी तबाह तबाह हो रहा है। फिर भी हार ना मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। इतना कमर टूट गई, उसके बावजूद भी किसान लोग हार नहीं मानते, है ना। इसीलिए इनको अन्नदाता कहा जाता है ना। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा साधु है तो वो किसान ही है। दंड कमंडल सीखा सूत पहनने वाले लोग साधु महात्मा नहीं होते। साधु का धर्म जो होता है दूसरों की भलाई करना, परोपकार का काम करना। तो किसान से ज्यादा परोपकार का कार्य कोई करता नहीं है, क्योंकि किसान अपने लिए तो सोचते ही है और दूसरों के पेट के लिए भी वो सोचते हैं। इतना अनाज उगाते हैं, इतना उपज करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमारा संपूर्ण देश खा पी ले, कोई भूखा ना सोए, है ना। अब कभी जाइएगा किसान के घर में, आपको भूखे नहीं आने देंगे, खिला करके ही भेजेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा साधु कौन है, किसान है। गहरे खेतों में जड़ई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू से ही बरस रही है, पूरा महीना खत्म होने को आया है, बारिश थम नहीं रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया है, सूर्य देवता दर्शन तक नहीं हुए। देखिए, कहता है जो गहरे खेत है जिसमें जड़ई समाप्त करके यानी रोपनी समाप्त करके लोग बांध पे बैठे गर्दिश कर रहे हैं और इंतजार कर रहे थे, है ना, बीते दिन को भूलने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले साल जो बाढ़ आया था ना, वो भी हम लोग के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। वो पुराने वाले दिनों को भूलने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और उसी समय अनवरत बारिश शुरू हो गई, लगातार बारिश हो रही है। भादो महीना, भादो एक महीना होता है हिंदी मास का। भादो के शुरू से ही बरस रही है, पूरा महीना खत्म होने को आया है, 1 महीना होने वाला है, लेकिन बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है। पर बारिश थम नहीं रही। एक पक्ष से अधिक हो गया है, सूर्य देवता दर्शन तक नहीं हुए। 15 दिन से ऊपर हो गया है और सूर्य देवता अभी तक दर्शन नहीं दिए, है ना। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से रात को नींद भी नहीं आती है लक्ष्मी को। लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही है ना। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था उस समय वह नई आई थी ससुराल। लक्ष्मी भी याद कर रही है पुरानी दिनों को और वो कहती है कि जब पिछली बार दलेई बांध ने दाव साधा था तो उस समय लक्ष्मी जो है नई ससुराल आई थी, है ना, और बाढ़ का मंजर देखी थी, है ना। जिस दिन दलेई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। जिस दिन दलेई बांध टूटा था पूरे गांव में एकदम कोलाहल मचा दिया था, भयावह दृश्य उत्पन्न कर दिया था, है ना। और लोग सभी मनुष्य का जो हाहाकार है ना, हाहाकार हो गया था, एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल के तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। तुरई समझते हैं आप लोग, है ना।
तुरई को बिहार की भाषा में बोला जाता है, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है परोर। क्या बोला जाता है? परोर, या कहीं कहीं इसको नेनुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेनुआ। नेनुआ समझते हैं ना? परोर देखें, परोर का जो फूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, फूल कैसा होता है? तो पीला कलर का होता है। कैसा होता है? पीला कलर का होता है। बड़ा ही खूबसूरत दिखता है सुबह सुबह जब फूल आती है तो, है ना? और शाम में अचानक क्या हो जाती है? मुरझा जाती है, सूख जाती है। तो वैसा ही हुआ था, जब सुबह सब वो लोग उठे थे ना, लक्ष्मी के गांव के लोग, तो सब खिलखिला करके हंस रहे थे लोग, है ना? लेकिन जैसे ही बाढ़ का मंजर आया, सरसा सरसा सारे लोग क्या हो गए? मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। सब क्या हो गए? रेत में दफन हो गए, है ना? वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। और वो जो नई नई दुल्हन बन के आई थी लक्ष्मण के घर में, वो वाला दिन अभी तक लक्ष्मी भूल नहीं पाई है। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य, कितनी दर्दनाक थी, है ना? देखिए आगे लक्ष्मी एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है कि कितनी दर्दनाक था वो दृश्य। मरी पड़ी माँ के सब से टीक कर बैठा था बच्चा। उस समय एक वृद्ध महिला मर चुकी थी बाढ़ के कारण, और उसी से टीक करके बैठा हुआ था बच्चा, उसका बेटा, सांत्वना पाने के लिए कि जब हम बैठ करके यहाँ पे माँ से लिपट करके रोएंगे तो गांव वाले लोग हमें चुप कराने आएंगे कि बाबू चुप हो जा, तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, चली गई है। सांत्वना देने आएंगे लोग, है ना? इसलिए वो बैठा हुआ था कि सांत्वना पाने के लिए। कौन देगा उसे सांत्वना? गांव में कोई लोग था ही नहीं, सब लोग पलायन कर गए थे, अपनी जान को बचा के भाग गए थे, है ना? आगे, इससे पहले की माँ उसे गोद में उठाए सियार वनभोज के लिए घसीट के ले जाते हैं उस जीते जागते बच्चे को, और वहीं पे जंगली जानवर आता है। बच्चा माँ से लिपट के रो ही रहा था कि अचानक उधर से 4-5 सियार मिलके हमला कर देता है, और उस माँ के सामने से उसको उठा करके खींच के ले जाता है सियार उस बच्चे को वनभोज के लिए। माँ मरी पड़ी थी वहीं, है ना? माँ के शरीर में तो जीवन नहीं था, जीते जी तो खैर बच्चे को नहीं ले जाता माँ के पास से। देखिए कैसा दृश्य था, एक माँ या कोई भी मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा, यहाँ पे शरीर कांप जाएगा, ऐसा मंजर हो गया था बाढ़ की स्थिति के कारण। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। लक्ष्मी जब ये बात को याद करती है, दोहराती है, इसका सिर से लेकर के पैर तक सारा शरीर आतंक से क्या होता है? सिहर उठता है। यदि दोबारा दलेई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? ऐसा सोचती है कि यदि दोबारा ऐसा मंजर हो तो फिर मुझे कौन बचाएगा? मेरा पति भी नहीं है, कोलकाता में है, सास ससुर थे, वो भी इस दुनिया में रहे नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? वो अपनी चिंता नहीं कर रही है, उनके भी, लक्ष्मी के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो जो बच्चे हैं कैसे विपत्ति का सामना कर पाएंगे, ये सोच रही है कौन? लक्ष्मी। बहुत अच्छा। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह बात सच साबित हुई। अब यहाँ लक्ष्मी कहती है कि विपत्ति अकेले ना आकर अपने संगी साथियों के साथ आती है ना? क्योंकि सबसे पहले जो आया था वो कौन आया था? तूफान आया था। तूफान के बाद क्या पड़ा? सूखा पड़ा सर। सूखा के बाद क्या आ रहा है? बाढ़ आ रही है। बताइए, देखिए तो अकेले आई है। विपत्ति अगर आती तो सिर्फ तूफान को ही आना चाहिए। तूफान के जस्ट बाद सूखा आ गया, सूखा के जस्ट बाद कौन आ गया? बाढ़ आ गया, है ना? फिर संगी साथियों के साथ आती है। यह बात
यह जो बात है सत्य साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उसमें भगवान भी नहीं दे सकता था। ठीक हो, लक्ष्मी बता रही है कि तूफान और सूखा से जिसकी कमर टूट चुकी है ना, भगवान भी उसको बाढ़ के धारा के आगे सीना तान के खड़ा होने की शक्ति नहीं दे सकते। एक तो गरीबी, ऊपर से प्राकृतिक का प्रकोप, भयावह दृश्य, कैसे सामना कर सकता है कोई। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बच्चे को सहारा बनाकर रहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कुछ नहीं कर सकता। देखते होंगे भगवान ऊपर से कि कैसे लोग बांस का छप्पर बना करके उसमें पुआल डाल करके बच्चों के लिए सहारा बनाइए, बचने के लिए सहारा बनाइए। ये सब देखते होंगे ना, तो भगवान को भी लज्जा आनी चाहिए कि कितना दिक्कत करके लोग रह रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता यार, कोई कुछ नहीं कर सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, ये सब लिखा हुआ है, पहले से स्क्रिप्टेड है, ऐसा लग रहा है ना, पूर्व निर्धारित सा लग रहा है ना। विधि के निर्देशों को हमेशा मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका। यही तो उसकी विडंबना है, यह उसका बेसहारापन है। यही तो है प्राकृतिक का, कभी हम लोग विरोध नहीं करते। कुछ भी हो जाता है तो बस एक ही बात बोल देते हैं, ये सब होने वाला रहता है, होने को कौन टाल सकता है ना। ये सबसे बड़ी मनुष्य की विडंबना है। होने वाला क्या रहता है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि चेत चले तो काल काहे आए। तो पहले से ही यदि सावधानी बरत लेंगे तो हमें ये जो प्राकृतिक का प्रकोप है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। हम मनुष्य का अवश्य ही जीत होगा। हम कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। काश आज लक्ष्मी का एक बढ़िया सा घर होता, 2-4 मंजिला मकान होता, तो क्या ये तूफान इसका कुछ बिगाड़ पाता? नहीं। सूखा कुछ बिगाड़ पाता? नहीं। बाढ़ कुछ बिगाड़ पाता? नहीं। सुखी समृद्धि एक सामंजस्य पूर्ण परिवार होता तो कुछ भी नहीं हो पाता इस परिवार का। लेकिन गरीबी के कारण ये बदहाली देखने को मिल रही है ना। तो यह कहानी लक्ष्मी की नहीं है, हम लोग को भी इस कहानी से सीखना चाहिए कि यदि गरीब है, गरीब घर में पैदा लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रह करके मृत्यु को प्राप्त कर जाना सबसे बड़ी गुनाह है। हम इस संसार में आए हैं, गरीब घर में पैदा लिए हैं, लेकिन गरीब नहीं मरेंगे, कुछ करेंगे ऐसा। और कुछ करने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई सहारा नहीं हो सकता। अब शिक्षा के माध्यम से चाहे तो अपनी दिशा और दशा को दोनों को बदल सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से इस कहानी को समझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं आप लोग के साथ, है ना। आइए, ये रही आपकी कहानी, है ना। ये रहा लक्ष्मी और ये रहा लक्ष्मी का घर, है ना। ये रही लक्ष्मी और ये लक्ष्मी का घर, है ना। कहता है ढाते विश्वास, प्राकृतिक के प्रकोप और एक माँ के संघर्ष की मार्मिक कथा है। ममता से भरी कथा है, उसी को कहते हैं मार्मिक कथा। ममता से भरी कथा है, इसी को मार्मिक कथा कहते हैं। प्राकृतिक का प्रकोप है, प्रकोप कहे तो प्रभाव है। इतना बेजोड़ प्रभाव डाला है कि ना चाह करके भी लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता जी, उड़िया साहित्यकार होता जी के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी है ये। इसकी पृष्ठभूमि क्या है तो उड़ीसा के गांव में आने वाली भयानक बाढ़ और उससे जूझते आम लोग का दर्द इस कहानी में बयां किया गया है, जिसका मुख्य पात्र लक्ष्मी है, एक बेहद गरीब महिला है।
साहसी है, लेकिन परिस्थितियों के आगे बेबस महिला है। परिस्थिति इसको मजबूर कर दी है। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि स्थिति और परिस्थिति हमेशा बदलते रहती है। ये जरूरी नहीं है कि आज गरीब है तो आगे भी गरीब ही रहेंगे। नहीं, आगे हमारी स्थिति बदल सकती है, निश्चित रूप से बदल सकती है यदि हम चाहें तो, है ना। चलिए, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, कठिन परिश्रम करनी होगी और आगे चलते हैं। हताशा और गरीबी के बीच लक्ष्मी का रोजमर्रा का संघर्ष, है ना। रोजमर्रा कहें, इसी को कहते हैं दिनचर्या, है ना। अपनी जीविका को चलाने के लिए जो काम आप करते हैं उसी को रोजमर्रा कह लीजिए या दिनचर्या कह लीजिए। दिनचर्या में वो जीवन में संघर्ष कर रही है ना। यही वो फैक्ट्री है जहां लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, दूर की उम्मीद है, पति जो है कोलकाता में नौकरी करता है, लेकिन वहां से आने वाले पैसों से घर नहीं चल पाता है, पूरी तरह से जरूरत पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए वो बर्तन भांडे अर्थात झाड़ू पोछे का काम करती है, कड़ी मेहनत करती है। बच्चों का पेट पालने के लिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब क्या होते हैं भाई, तो गांव के बड़े महाजन लोग जो पैसे को ब्याज वगैरह पे, इंटरेस्ट पे लगाते हैं, है ना, वहां छोटे मोटे काम करती है। कौन? लक्ष्मी, है ना। इसका बीघा भर जमीन है, देखिए दरारें पड़ गई है खेत में, है ना, सूखी जमीन। लक्ष्मी के आसपास सिर्फ 1 बीघा जमीन है, लक्ष्मी के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है, जिस पर सूखे और धूप के कारण फसलें जलकर भून करके क्या हो गए हैं, स्वाहा हो गए हैं, जलकर राख हो गए हैं। यही है लक्ष्मी। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, और ये इसका घर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और पुराने खौफनाक दर्द की वापसी भूल नहीं है पाई लक्ष्मी पुराने दिनों को। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। वही वाली दृश्य की बात हो रही है। एक माँ मरी पड़ी थी, बच्चा रो रहा था सामने बैठ करके, माँ से टिक करके, माँ के डेड बॉडी से लग करके, और जंगल से 2-4 सियार निकल के आते हैं और वनभोज के लिए जीता जागता बच्चा को लेकर के चला जाता है, खींच के घसीटता हुआ। बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, माँ तो मरी पड़ी है, जिंदा रहती तो शायद बच्चे को बचा भी लेती। यह दृश्य देख करके लक्ष्मी का दिल, हृदय जो है पिघल जाता है। आगे, अरे यार क्या हो रखा, कहता है वर्तमान का संकट है, विपदा की आहट। भादों के महीने में लगातार बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है ना, जिसको देख करके लक्ष्मी को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, है ना। मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे देवी नदी का तटबंध जो है टूटने के कारागार पे है। आ गया। हाँ, मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे देवी नदी का जल स्तर भयानक रूप से बढ़ रहा है। ये वर्तमान का संकट है, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए, है ना। अतीत का घाव अभी भरा नहीं है, डरावनी रातें हैं, लक्ष्मी डर डर के सो रही है, उसको नींद नहीं आ रहा है। लक्ष्मी को दलेही बांध की टूटने की वह पिछली तबाही याद है, जब बाढ़ ने सब कुछ
छीन लिया था और उसके ससुर जी का जान चली गई थी, यह डर उसे सोने नहीं देती है ना, यह डर उसको सोने नहीं देता है। किसको? लक्ष्मी को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर को जानने से पहले एक बार हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, है ना। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। लक्ष्मी बैठ करके याद कर रही है, आसमान की ओर देखती है और फिर जमीन खुरचने लगती है और कहती है कि इसी तरह से उस बार भी भयावह दृश्य था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुन्निधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी से डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस भी नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है, ना जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु वह एक बांध पूरे राज्य के पानी को रोक नहीं सकेगा। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनवाया है। कहता है एक गांव का पढ़ाकू लड़का है, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का है, कौन? गुन्निधि, जो अभी अभी कटक शहर से लौटा है। कहां से लौटा है? कटक शहर से। कटक जो शहर है किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मस्थल ही रहा है? तो बोस का। जी हाँ, वही सुभाष चंद्र बोस का जन्म यही हुआ था, उड़ीसा के कटक में, है ना, जिस शहर में गुन्निधि नाम का लड़का पढ़ाई करता था, है ना। और वो लौटा है, वो बताया है कि महानदी का दोनों छोर, निचला छोर और ऊपर वाला छोर, दोनों छोर एकदम पानी से क्या हो चुके हैं? डूब चुके हैं। और बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, है ना। महानदी के ऊपरी छोर संबलपुर पर क्या बंधा हुआ है? हीराकुंड बांध, है ना। एक बांध जो है पूरे राज्य के पानी को रोक नहीं पाएगा, ऐसा कौन कर रही है? लक्ष्मी, है ना। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने क्या जी का बांध बनाया था? तो पत्थर का बांध बनाया था। पिछले वर्ष एग्जाम में पूछ दिया गया था यह क्वेश्चन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हिंदी विषय की परीक्षा में एक प्रश्न पूछी गई थी कि महाराज ययाति ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को बचाने के लिए। कौन शहर को बचाने के लिए? कटक शहर को बचाने के लिए। बहुत अच्छा। और इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग कौन सा बांध बनाए हैं? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी। कौन सा नदी? महानदी, है ना। चलिए आगे। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। कहता है लक्ष्मी को उसके गांव वाले लोग बताते हैं कि तुम्हारे जो ससुर हैं हीराकुंड बांध बांधने के क्रम में पत्थर के नीचे दब करके शहीद हो गए हैं, है ना। लक्ष्मी ये सब देखी नहीं है, गांव वालों से सुनी है, क्योंकि ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई है। अभी तक लक्ष्मी को शादी का 28 वर्ष हो चुका है।
इन 28 वर्षों में उसने कई बार बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं। कौन देखे हैं? लक्ष्मी, है ना। इन 28 वर्षों में उन्होंने कई बार बाढ़ देखी है, तूफान देखी है और सूखा देखी है, किंतु इंसान इस बाधा और विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रही है। लेकिन वह यह भी देखी है कि मानव जो है हठीले भैंसे की तरह कितना भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ना जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने के उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी भी ना जाने कितनी आशाएं, अभिलाषाएं दिल में संजो के रखी है कि चलो कोई बात नहीं, अभी बारिश हो रही है, कुछ दिन के बाद अच्छे दिन आएंगे, कोलकाता से उसके पति घर लौटेंगे, अच्छी साड़ी लेकर आएंगे, बच्चों के लिए मिठाई लेकर के आएंगे, फिर एक साथ पूरे परिवार रहेंगे, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ऐसी अभिलाषा करके बैठी हुई है कौन? पत्नी। बगैर टूटे हुए अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रही है ना। हम बिहारवासी एवं भारतवासी सभी लोग भी अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2014 में भी हम लोग को अभिलाषा दिया गया था, दिलासा दिया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग ने नोटबंदी देखा है, शराबबंदी देखा है और ना जाने क्या क्या देखे हैं, लॉकडाउन देखे हैं, लेकिन अभी तक अच्छे दिन आया नहीं है। नहीं आया ना। अकाउंट में कितना रुपया देने का वादा किया गया था? हाँ, 15 लाख। क्या 15 लाख आया है अकाउंट में? नहीं आया है सर। तो अच्छे दिन पता नहीं कब आएगा, है ना। चलिए हम लोग कहानी पर ध्यान देंगे। शायद वह डरावना दिन आते आते कहीं रास्ते में ठहर गया है। कभी कभी लक्ष्मी को ऐसा भी लगता है कि शायद लगता है वो डरावना सा जो दिन है ना, आते आते कहीं रास्ते में ठहर गया है। जैसे जोबरा आ निकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। जोबरा आ निकट एक बड़ा सा जलाशय है जहां पर महानदी का पानी क्या हो जाता है? ठहर जाता है ना। वैसे लक्ष्मी को लग रहा है कि शायद अब बाढ़ नहीं आएगी, विपत्ति टल जाएगी, है ना। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कूच करने को। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को और रेतीला मत बना। लक्ष्मी को कभी कभी ऐसा लगता है कि बाढ़ अब नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी मन जो है तर्क वितर्क करने लगता है और वो फिर चली जाती है दलेई बांध पर चढ़ करके महानदी के दोनों छोर को देखती है, तो देखती है पानी से लबालब भरा हुआ है। तो वहां पे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे गंगा मैया, बगैर लांघे हुए, किनारा को लांघे हुए चली जा, है ना। आप जिधर से आए हैं उधर ही चली जाइए, क्यों मेरी हंसी खुशी दुनिया को और रेतीला मत बनाइए, है ना। प्रार्थना करती है उस नदी से, है ना। गंगा माँ से प्रार्थना करती है कौन? लक्ष्मी, कि यार हमारी हंसी खुशी जीवन को रेतीला मत बना। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। पढ़ाकू लड़का है कौन? गुणनिधि। गुणनिधि ने एक दल का स्थापना किया है जिस दल का नाम है स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल किसको कहते हैं? स्वेच्छा सेवक दल। यहां दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक है स्वयं
और दूसरा है इच्छा। दूसरा क्या है? इच्छा। और सेवक, सेवा करने वाले, सेवा करने वाले, सेवा करने वाले। तो स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाले समूह, दल का मतलब क्या होता है? समूह। एक ऐसा समूह जो स्वयं के इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से सेवा करने के लिए जाए, उसी को कहते हैं स्वेच्छा सेवक दल, है ना। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। लड़कों को साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस के निकल पड़े हैं। बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहा है गुणनिधि, इसलिए उसके गांव के बूढ़े लोग भी इसको सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए कमर कसकर, यानी कमर कसना मुहावरा है, कमर कसना यानी तैयार होना, तैयार होकर के निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में यह बात फैल गई है, फैल गई है बात। यह जो काम है, बांध बांधने का काम, निगरानी करने का काम किसी एक का नहीं है, यह बात पूरे गांव में फैल गई। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक, यानी व्यापक मतलब बड़ा करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध के निगरानी कर रहे थे, बूढ़े उपदेश दे रहे थे, कमजोर स्थानों पे मिट्टी डाली जा रही थी, पत्थर ढोए जा रहे हैं, बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। देखिए इतना सारा काम चल रहा है, किस दल के निगरानी में? स्वेच्छा सेवक दल की निगरानी में। उसमें बूढ़े भी पार्टिसिपेट किए हैं, बच्चे भी पार्टिसिपेट किए हैं, युवक भी पार्टिसिपेट किए हैं, यानी हर उम्र दराज के लोग इसमें शामिल हैं। किसमें? स्वेच्छा सेवक दल में। जिसकी अपनी इच्छा हो वो जाकर के यहाँ योगदान दे रहे हैं अपनी, है ना। कमजोर स्थानों पे मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं, बांध को मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है ना। अक्सर गांव में ऐसा होता है कि जब रेत डाली जाएगी ना, तो रेत पानी में घुल करके पिघल जाएगा, गिर जाएगा, उससे बांध नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसको एक बोरी में भर करके रेत को, और जहां पे कमजोर होती है, मिट्टी गीली होती है, वहां पे डाल दी जाती है, ताकि एक ही जगह सारा रेत जमा रहे और पानी को रोके हुए रहे, वजन से दावे हुए रहे, है ना। इसलिए ऐसा किया जाता है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे होंगे ये सब कार्य होते हुए देखे होंगे, आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता होगा, है ना। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले फिगर के माध्यम से एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरह से बांधा जा रहा है। ये देखिए यही काम चल रहा है। प्रकृति के खिलाफ गांव वालों की एकजुटता और हिम्मत। हिम्मत देखिए, प्राकृतिक से लोहा ले रहा है, यानी नियति से, ईश्वर के साथ। एक तरफ ईश्वर है जो लगातार मूसलाधार बारिश कर रहे हैं, नदी में पानी भर गया है, पूरे एकदम बाढ़ आने की संभावना है, लेकिन मनुष्य जो कहता है ना, गांव वालों का कहना है कि हम तो गांव को बचा ही लेंगे, बाढ़ नहीं आने देंगे, है ना। एकजुट हो गए हैं और हिम्मत बनाए हुए हैं, डटे हुए हैं। युवा का नेतृत्व है ना। गांव के पढ़े लिखे लड़के गुणनिधि ने लोगों को इकट्ठा करके एक स्वयं सेवक दल यानी वॉलेंटियर ग्रुप बनाया है, जिसकी निगरानी में बांध बांधी जा रही है, इसकी निगरानी की जा रही है, देख रेख किया जा रहा है। देखिए रात्रि में लालटेन जला करके, बहुत सारा लालटेन जल रहा है, जिसकी रोशनी में सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ मिसाल जल रही है, एक इधर मिसाल जल रही है ना। कुछ लोग बोरियां ला रहे हैं, कुछ लोग मिट्टी ले ला रहे हैं, इस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पानी आ रही है इधर, इसलिए यहाँ पे बोरियां डाली जा रही है ना। यहाँ से भी पानी आ रही है, तो देखिए यहाँ से बोरी डाला जा रहा है ना। हाँ, ये युवा का नेतृत्व में काम हो रहा है। और यहीं पे देखिए एक माँ का त्याग दिखता है,
कौन सी माँ का त्याग? लक्ष्मी ने भी अपने बड़े लड़के अच्युत को रात भर बांध की निगरानी करने के लिए रेत की बोरियां डालने के लिए भेज दिया है। लक्ष्मी अपने बड़े लड़के अच्युत को, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? अच्युत, जिसको उन्होंने अपने घर से भेज दी है। कहां? बांध पे निगरानी करने के लिए। इस ग्रुप में उसका भी लड़का है, लक्ष्मी का भी, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। और अंतिम में कोशिशें की जा रही है, पूरी रात गांव वाले जाकर कमजोर बांध को पत्थरों और बोरियों से मजबूत करने के लिए हताश कोशिश कर रहे हैं, है ना। सभी गांव वाले लगे हुए हैं, हाँ, एकदम हताशा कोशिश की जा रही है। आगे चलिए, अगले पैराग्राफ को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अभी बताया ना फिगर के माध्यम से, लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दी है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, जैसा लक्ष्मण कर्मठ है, काम से पीछे नहीं भागता है। कर्मठ कहने का तात्पर्य काम से जी नहीं चुराता है ना। काम मेहनत से काम को करता है, ईमानदारी से करता है, ऐसे व्यक्ति को कर्मठ बोला जाता है। तो लड़का जो है, लक्ष्मी का बेटा जो है, बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ उसका शरीर है ना। काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। घर पर अच्युत की माँ है अर्थात लक्ष्मी है, उसकी 2 छोटी बहन है और 1 साल भर का भाई है। 1 साल का सबसे छोटा लड़का है ना। तो लक्ष्मी के कुल कितने संतान है? 4 संतान। कितने संतान? 4। सबसे बड़ा वाला कौन है? अच्युत, है ना, जो बेटा है, बड़ा वाला बेटा है। उसके बाद बेटी है, फिर एक और बेटी है, फिर एक और बेटा है ना। लक्ष्मी के कितने संतान? टोटल 4 संतान है। उसे नींद नहीं आती। किसको? लक्ष्मी को। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देर कर सुनती है वह। लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा है कि पता नहीं रात में सो जाएंगे या सोते हुए बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, नदी का पानी घर में घुस जाए तो भाग भी नहीं पाएंगे, इसलिए वह सोती नहीं है। नदी की आवाज को सुनती रहती है और बारिश की रिमझिमाहट को सुनती है। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा, हिम्मत बंध रही है ना क्या? हिम्मत बंध रही है ना? हिम्मत बंध रही है क्या छोटे? टिक सकोगे? क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है कि टिकोगे ना? ऐसा नहीं है ना कि छोड़ के भाग जाओगे। देखिए गुणनिधि क्या जवाब देता है। गुणनिधि हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी? दूर से रिश्ते में इसको मौसी लगती है। कहता है क्यों नहीं सकेंगे मौसी? निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है इस दुनिया में। निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है इस दुनिया में, क्यों नहीं टिक सकेंगे, है ना। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीरा कुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। लक्ष्मी कहती है, ये गुणनिधि कहता है लक्ष्मी से कि जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी पत्थर का बांध बनाया है, महाराज केसरी ययाति केसरी ने जो बांध बनवाया था उसमें काम हम ही लोग के पूर्वज किए थे ना, और उन्हीं के वंशज हम है ना। हम मनुष्य वही मनुष्य हैं, हमारे थोड़े हैं। हमारे ही पूर्वज हीरा कुंड बांध बांधे थे, आपके ससुर भी उसमें शामिल थे। वो लोग अभी मरे थोड़ी है, अभी वो मनुष्य मरा थोड़े है, उसी के वंशज हम हैं। क्यों नहीं टिक सकेंगे? टिकेंगे मौसी, तुम टेंशन मत लो, है ना।
उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। गुण निधि हंस करके बातें किया तो लक्ष्मी को लगा चलो कोई बात नहीं, युवा है, लड़का है, इतना जब हिम्मत इसको है तो निश्चित रूप से हम लोग के गांव में पानी नहीं आएगा, बाढ़ का रुक जाएगा, ये लोग बचा लेगा। कुछ भी कहो, पढ़ लिख करके नालायक नहीं निकला। लक्ष्मी मन ही मन कहती है चाहे कुछ भी कहो, गुण निधि जो है पढ़ लिख करके नालायक नहीं निकला, बड़ा समझदार बच्चा है, शायद पढ़ाई सार्थक हो गया इसका जीवन। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करो या ना करो, लेकिन किसी के साथ बुरा मत करो, है ना। एक बुराई जो है तुम्हारी 100 अच्छाई पे भारी पड़ जाएगी, है ना। बुरा कभी नहीं करना है। गुण निधि आता है, शर्ट पैंट उतार कर, कांच लगाकर, गमछी पहन लेता है और अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है नदी के बांध पर। कौन? गुण निधि। वरना बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के तो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, सहंसा समझने लगते हैं कि हम ये काम करेंगे, ओ माय गॉड मैं नदी वाला पानी में पैर रखूंगा, हमें तो बीमारी हो जाएगी, है ना। लेकिन गुण निधि ऐसा नहीं है और बहुत सारे लड़के तो ट्रिपल एल बन जाते हैं, लफुआ, लफंगर, लोफड़, है ना। तो इसी का सेंस है नालायक नहीं निकला है ना। ये सब नहीं बना गुण निधि, नालायक नहीं निकला। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता है। लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का है वो भी पल भर के लिए नहीं बैठता है। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने के लिए दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, खतरे से सभी लोग खेल रहे हैं, खतरों का खिलाड़ी है। अगला पैराग्राफ। सरपंच ने गुण निधि से कहा घर घर जाकर खबर पहुंचवा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एसरमा वाली खुदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई, है ना। शाम को ये खबर सरपंच ने कहा कि कल तक शायद लगता है बाढ़ आ जाएगा, क्योंकि हीराकुंड बांध से पानी छोड़ दिया गया है, दलई बांध टिका नहीं पाएगा, इसलिए गांव में खबर भेजवा दो। ऐसा किसने कहा? सरपंच ने। किनसे? गुण निधि से, है ना। और यह बात एक के कान से दूसरे के कान तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके धीरे धीरे यह बात पूरी गांव में क्या हो गई? फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। गांव में जो वृद्ध लोग थे उनका आशंका से कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ की आशंका से ही सिहर उठे, नहीं शरीर गनगना गया। किनका किनका? वृद्ध लोगों का, महिलाओं का और अक्षम लोगों का। अक्षम लोग किसको कहते हैं? जो भागने में सक्षम नहीं है ना। विपरीतार्थक शब्द होता है सक्षम का अक्षम, है ना। अक्षम लोग उसी को कहते हैं, सक्षम का उल्टा। सक्षम उसको कहते हैं जो भागने में कामयाब हो जाए, सफल हो जाए, सक्षम है ना। अक्षम तथा कमजोर लोग, जो कमजोर हैं, इस सबका शरीर क्या हो चुका? सिहर चुका है। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही, पहले भी कई बार आई है और आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बार जमाने जमाने की तक की याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दलेई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, यह कहा नहीं जा सकता है। बूढ़े लोग अपने मन में, वृद्ध लोग अपने मन में विचार कर रहे हैं कि बाढ़ तो पहले भी आई थी और आगे भी आएगी, लेकिन जो सन 55 में बाढ़ आई है, अर्थात 1955 में जो बाढ़ आई है, उससे इस साल वाला जो बाढ़ आएगा उससे बड़ा होगा या छोटा होगा, यह कहा नहीं जा सकता है ना। वो वक्त ही बताएगा।
नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। और इतना ही कहकर लक्ष्मी बांध पर से उतरने लगती है। तो बच्चों को साहस बढ़ाने के लिए लक्ष्मी एक शब्द कहती है कि बच्चों जुटे रहो, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करना तो मुश्किल है। पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, बाढ़ जाए अपने रास्ते, बाढ़ अपने रास्ते जाए और तुम अपने काम में जुटे रहो, है ना। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन बोली? लक्ष्मी बोलती है ना। तो चलिए आइए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा सा। यही है दलई बांध का टूटना और चारों तरफ मचता हाहाकार। यहां से देखिए दलई बांध की जो तटबंध हुई थी, और ये बीच से क्या हो गया है, टूट गया है। और यहाँ देखिए लक्ष्मी का गांव की तरफ पानी आ रहा है। जल की प्रवाह जो है गांव से होते हुए गुजर रही है। यहाँ पे दबाव की जीत हो जाती है, यानी बाढ़ का ही जीत होता है। इंसानों की तमाम कोशिशों के बावजूद नदी के पानी का जबरदस्त दबाव बांध को तोड़ ही देता है। मौत की लहर, पानी की पागल धारा गांव की तरफ तेजी से दौड़ जाती है, जिससे पूरे गांव में मौत का जो है लहर दौड़ पड़ता है। जान की भीख मांग रहे हैं गांव के लोग। पल भर में पूरे गांव के में चीख पुकार मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए ऊंचे टीले की ओर भागने लगते हैं। जान बचा करके भागने का माहौल बन जाता है। एक ऐसा मंजर यहाँ पे कायम हो जाता है ना। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। आइए हम लोग अगले पैराग्राफ को देखते हैं यहाँ से, है ना।